डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम, जी हाँ, फेस्टिवल के नाम पे जो स्कीम आने वाली थी वो आ गई है। मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए स्कीम आते ही सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा। तो उसी तहत आज इस वीडियो में जो जो टर्म्स एंड कंडीशन इस दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम की है वो मैं सारी आपके पास लेकर आया हूँ। तो डीडीए क्या करने जा रहा है, क्या वो सोचता है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस इस बुकिंग को करने के लिए है, आज हम उसको समझेंगे। और इसके बाद अपने सब्सक्राइबर को मैं द्वारका, लोकनायकपुरम और नरेला तीनों अलग अलग एरियाज़ के मैं डिटेल्ड वीडियो बना के दूंगा। कहाँ कौन से सेक्टर में कौन से फ्लैट निकले हुए हैं, क्या फ्लैट के डायमेंशंस हैं और क्या वहाँ पे रेट है, ये सब भी मैं 3 अलग से और वीडियो बना के आपके लिए डालूंगा। तो ये एक्सक्लूसिव जानकारी मेरे सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए और किसी के लिए नहीं है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको साथ में और डिटेल्ड एनालिसिस के साथ में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आगे बढ़ता हूँ और टर्म्स एंड कंडीशन पे इस पे हम बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस त्योहार कीजिए अपने घर का सपना साकार। ये स्कीम है डीडीए की दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम। तो ये स्कीम ऑनलाइन स्कीम है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस की है और ये शुरू हुई है 24/11/2023 से और इसकी लास्ट डेट है 31/3/2024। टोटल फ्लैट्स जो इसके अंदर हैं वो 30,592 फ्लैट्स हैं, जिसमें HIG 1184 है, MIG 1976 है, LIG 19,996 हैं और EWS फ्लैट 7,436 है। अब इस पे आगे बढ़ते हैं कि जो दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 की है, जैसे मैंने बताया, ये कंप्लीटली ऑनलाइन स्कीम है जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर है। इस स्कीम के तहत एंड टू एंड सारा काम ऑनलाइन होने वाला है। जो इसकी फर्स्ट एडवर्टीजमेंट आई थी वो 19/11/2023 को आई थी और इसका जो हेल्प डेस्क ऑपरेशनल है ट्रेनिंग के लिए कि जिससे आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अप्लाई कर पाएँ, वो 22/11/2023 से है, जो कि वेडनेसडे से है। स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन 24/11/2023 शाम 4 बजे से है और फ्लैट की बुकिंग जो स्टार्ट होगी 11/12/2023 से 11 बजे सुबह का टाइम रहेगा और क्लोजर स्कीम का है 31/3/2024, मतलब संडे को ये स्कीम क्लोज हो जाएगी। अब समझते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या। अगर आप बुक करने जा रहे हैं तो आपको अपनी एलिजिबिलिटी भी पता होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी के तहत आपकी उम्र 18 साल की होनी चाहिए, आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। यहाँ पर किसी भी टाइप की कोई कंडीशन कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पहले से ओन कर रहे हैं तो वो इसके अंदर नहीं है। फैमिली इनकम यहाँ इंपॉर्टेंट है। अगर आप EWS की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो यहाँ फैमिली इनकम इंपॉर्टेंट है। फैमिली इनकम आपकी 10 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यहाँ मैं एक बात देख रहा हूँ, EWS कैटेगरी में जनरली मैंने 3 लाख की फैमिली इनकम देखी है। DD के लिए यहाँ स्पेशल मैं 10 लाख की इनकम देख रहा हूँ। तो EWS में 10 लाख तक की इनकम यहाँ कंसिडर की जा रही है। तो गुड़गांव के अंदर EWS के फ्लैट की फिक्स जो प्राइस है वो करीब 1.5 से 2 लाख रुपए है और यहाँ की कीमत अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। टर्म्स कंडीशन सारी बता रहा हूँ एक एक करके। द्वारका, लोकनायकपुरम और फिर नरेला, इन तीनों की डिटेल्स भी मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले समझते हैं EWS कैटेगरी। यहाँ 10 लाख कही गई है और एक्सेप्ट EWS यहाँ कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है किसी भी अदर कैटेगरी में। और यहाँ एप्लीकेंट जो है उसको अपने सेविंग बैंक अकाउंट की डिटेल भी देनी है। परमानेंट अकाउंट नंबर आपका होना मस्ट है। बगैर परमानेंट अकाउंट नंबर आप इसे नहीं भर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को। और दिव्यांग के केस में स्पेशल कुछ कंडीशंस दी होती हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको समझने में भी दिक्कत होगी। तो दिव्यांग अगर कैटेगरी में आप आते हैं तो ये आपको ब्राउचर के अंदर सारी डिटेल मिल जाएगी। हाउ टू अप्लाई, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो विजिट करना है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे dda.gov.in या फिर https://eservices.dda.org.in पे। यहाँ जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसका रजिस्ट्रेशन कराना है जो कि 2500 रुपीज़ से होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर। यहाँ 2500 इंक्लूसिव ऑफ GST है। ये अमाउंट ऑनलाइन जाएगा, आपको नॉन रिफंडेबल होगा और ये इफेक्टेड फ्रॉम
24 नवंबर 2023। ऐसे एप्लीकेंट जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में फेज़ 4 की जब स्कीम निकली थी तो उनको फिर से रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नए एप्लीकेंट हैं उनको इस स्कीम में रजिस्टर करने की ज़रूरत है, तभी वो ऑफ़र के टाइम पे इसमें अप्लाई कर पाएंगे। जो इंटरेस्टेड पर्सन्स हैं वो जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारी डिटेल, साइज ऑफ फ्लैट, लोकेशन, पॉकेट, प्राइस, लेआउट प्लान, ये सब चीज़ों मैं भी बता ही रहा हूँ वैसे, लेकिन आप ये सब भी चीज़ें eservices.tda.org.in पे जाके ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। ज़्यादातर फ्लैट्स यहाँ रेडी टू मूव इन है। जब आप ऑनलाइन इस फ्लैट को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास 15 मिनट्स का विंडो होगा टाइम टू डिपॉजिट बुकिंग अमाउंट इन ऑनलाइन मोड। ये ऑनलाइन मोड में आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन के तौर पे होगी। तो यहाँ पर आपको एडवाइस किया जाता है कि आप ये इंश्योर कर लें कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड फंड इन द बैंक अकाउंट एंड अनेबल नेसेसरी ट्रांजैक्शन लिमिट to requisite amount on their debit or credit card as well as internet banking as the case may be. बुकिंग अमाउंट नॉन रिफंडेबल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो है वो है EWS कैटेगरी के अंदर 50,000, LIG कैटेगरी के अंदर 1 लाख, MIG कैटेगरी के अंदर 4 lakhs और HIG कैटेगरी के अंदर 10 lakhs। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड की गई है कि दिस अमाउंट विल बी नॉन रिफंडेबल एंड शैल स्टैंड फोरफिटेड इन केस ऑफ सरेंडर, कैंसिलेशन और नॉन पेमेंट ऑफ रेस्ट ऑफ द डिमांड एज पर डिमांड शेड्यूल। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें, द प्राइस ऑफ द फ्लैट इज टू बी डिपॉजिटेड विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर। 60 दिन का ही आपको टाइम मिलेगा, अगर डिमांड इशू हो गई तो आपको साथ साथ जमा करना है। फिर यहाँ पर इफ़ द डिमांडेड अमाउंट इज नॉट पेड बाय द अलॉटी तो अलॉटमेंट ऑफ द फ्लैट विल स्टैंड कैंसिल विदाउट एनी नोटिस एंड विल बी मेड अवेलेबल फॉर द अलॉटमेंट टू अदर्स। इन सच अ इवेंट द एंटायर बुकिंग अमाउंट विल बी फोरफिटेड। तो आपको एज पर डिमांड पेमेंट करानी है, नहीं तो आपका फ्लैट कैंसिल हो सकता है और आपका अमाउंट जो पेड है वो फोरफिट भी हो सकता है। आपका बुकिंग अमाउंट की बात कर रहा हूँ मैं। फिर इसमें कुछ फ्लैट जैसे कि मैक्सिमम ही फ्लैट जो है वो 100% कंप्लीट है, तो ऐसे केस में 100% डिमांड अमाउंट आपको डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर इशू होने के बाद कंप्लीट करना है। और फिर यहाँ पर अगर आपका फ्लैट रेडी फॉर फिजिकल पोजीशन है विद इन 6 months ऑफ इशू ऑफ डिमांड अलॉटमेंट लेटर एज मेंशन्ड इन पैरा 3.7.6, then the allotee can avail the provision for refund of the total deposit paid at the rate of 4% simple interest per annum. Demand cum allotment letter will be issued in online mode only to the successful applicant within 24 hours of realization of booking amount. मतलब यहाँ डिमांड भी आपको बहुत जल्दी ऑनलाइन ही जनरेट हो जाएगा, इसके लिए आपको धक्के खाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। और इंफॉर्मेशन टू दिस इफेक्ट विल also be sent via SMS and email through given mobile and email ID. अब समझते हैं documents to be submitted after draw of lots before possession of flat through online mode. सारे documents कौन कौन से ये आपको पता होने चाहिए। तो अगर आपका अलॉटमेंट हो गया है, ड्रॉ में आपका नाम आ गया है, तो आपको एफिडेविट सबमिट करना है जिसका फॉर्मेट जो इसका ब्राउचर है उसमें साथ में दिया हुआ है और सर्टिफाई करता है कि आप सिटीजनशिप हैं, आपकी एज ऑफ मेजॉरिटी एटसेट्रा एज पर एनेक्शन बी गिवन बिलो, वो साथ में अटैच है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। और इसमें साथ में एक अंडरटेकिंग भी देनी है। साथ में आपको आइडेंटिटी प्रूफ, एग्जांपल सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पासपोर्ट, आधार कार्ड, गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्शन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड विद फ़ोटो, इसमें से कोई एक आपको देना है। इसमें एड्रेस प्रूफ भी आपको देना है जो कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पासपोर्ट, आधार कार्ड, गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, हाउस टैक्स, रेसिप्ट एक्सेट्रा जो कि सेम उस एड्रेस की है, इनमें से कोई एक देनी है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पैन कार्ड ऑफ द अलॉटी, साथ में को अलॉटी अगर कोई है तो, या कोई स्पाउस है तो उसका भी आपको पैन कार्ड देना है अगर एप्लीकेंट हैं तो। यहाँ अगर किसी टाइप का आपने लोन सैंक्शन कराया है तो यहाँ पे आपको लोन सैंक्शन लेटर भी देना है, क्योंकि बैलेंस पेमेंट तो आपको करनी है। अगर आप बैंक से दे रहे हैं तो आपको लोन सैंक्शन लेटर वहाँ प्रोवाइड भी कराना है। अगर आप EWS कैटेगरी के अंदर हैं तो यहाँ आपको इनकम सर्टिफिकेट ऑफ फैमिली टू बी सबमिटेड, मतलब सिर्फ यही एक कैटेगरी है जिसमें इनकम सर्टिफिकेट भी आपको देना ज़रूरी है। डिस्पोजल प्राइस ऑफ द फ्लैट्स, द डिस्पोजल
price of the flat is calculated as per the plinth area of the flat including common areas. The disposal price also include maintenance charges. Maintenance charges के बारे में मैं आगे बताऊंगा. Method of payment of demand amount. यहाँ जो डिमांड अमाउंट है इसको आप NEFT, RTGS, नेट बैंकिंग या थ्रू ऑनलाइन चालान जनरेटेड के हिसाब से भी आप पे कर सकते हैं. तो पेमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं. फिर अगर आप किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर रहे हैं तो मॉर्गेज भी कर सकते हैं. मॉर्गेज किन किन बैंक से कर सकते हैं ये भी ब्राउज़र के अंदर दिया हुआ है. 7th नंबर जो पॉइंट है इसमें वो सारी लिस्ट दी हुई है जहाँ जहाँ से आप इसको मॉर्गेज करवा सकते हैं. मिसयूज, एडिशन एंड अल्ट्रेशन एक्सेट्रा, इसको आपको समझना ज़रूरी है. द फ्लैट शैल बी यूज्ड ओनली फॉर रेजिडेंशियल पर्पस एंड कैन नॉट बी पुट टू दी अदर यूज़. जनरली लोग रेजिडेंशियल को कमर्शियल में यूज़ कर लेते हैं और अक्सर आपने देखा होगा ग्राउंड फ्लोर पे प्रॉपर्टी डीलर्स की शॉप्स खुल जाती हैं. तो वह ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता. ये स्ट्रिक्टली रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ही यूज़ होगी. और यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ एक और इसमें दी हुई है इसी के अंदर कि अगर इफ़ वन पर्सन और हिज फैमिली मेंबर बाइज 2 एडजेसेंट फ्लैट ऑन ऑफर ऑफ द स्कीम ऑफ दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, दे हैव द लिबर्टी ऑफ एमलगेमेटिंग दीज 2 फ्लैट्स बाय ओपनिंग अ कॉमन डोर. मतलब 2 फ्लैट को मिला के एक कॉमन डोर आप कर सकते हैं. थ्रू द कॉमन वॉल बिटवीन देम, कॉमन वॉल के बीच में से आप एक डोर कर सकते हैं. वेन एवर स्ट्रक्चरली फीजिबल, अगर स्ट्रक्चरली फीजिबल नहीं है तो आप इसे नहीं कर पाएंगे. एंड ऑल्सो सब्जेक्ट टू नेसेसरी स्ट्रक्चरल अप्रूवल फ्रॉम DDA, मतलब इसके लिए आपको स्ट्रक्चरल अप्रूवल DDA से पहले लेनी पड़ेगी. रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कॉमन पोर्शन एंड कॉमन services etc. Every allotee shall be required to become member of registered agency / association of apartment owners to be formed for the purpose of maintenance of common portion and common services of these housing pockets. यहाँ पर जो RW है उसे फॉर्म करना ज़रूरी है. Only one RWA will be registered for one pocket and will be considered as one housing estate. All allottees of each pocket shall mandatorily have to become member of the concerned RWA. यहाँ आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि आपको RWA का मेंबर बनना है. यहाँ पर एक एडिशनल चार्ज डाला गया है जो अक्सर आपने अब तक प्राइवेट डेवलपर्स के यहाँ देखा होगा. वो एडिशनल चार्ज क्या है? अपफ्रंट पेमेंट एज कॉर्पस फंड. यहाँ कॉर्पस फंड भी लिया जा रहा है जो कि मेंटेनेंस के अगेंस्ट में एक फंड लिया जा रहा है. EWS कैटेगरी में 75,000 प्लस 13,500 GST, टोटल 88,500 रुपीज़ है. LIG के केस में 1 लाख प्लस 18,000 जो कि 1,18,000 हो जाता है. MIG के केस में 1,50,000 प्लस GST 27,000 जो कि 1,77,000 हो जाता है. HIG के केस में 2,50,000 प्लस 45,000 GST जो कि 2,95,000 हो जाता है. उसको क्लियर किया गया. द कॉर्पस फंड विल बी यूज्ड फॉर मेजर मेंटेनेंस वर्क्स कैरिड आउट इन द हाउसिंग एस्टेट दैट इज़ द कंसर्न्ड हाउसिंग पॉकेट. अगर किसी टाइप का कोई ऐसा मेंटेनेंस में इशू आता है मेंटेनेंस वर्क के अंदर तो उस कॉर्पस फंड को यूज़ किया जा सकता है. वंस द RWA इज फॉर्म्ड फॉर द कंसर्न्ड हाउसिंग पॉकेट, दिस फंड विल बी हैंडेड ओवर टू देम बाय DDA फॉर फ्यूचर मेंटेनेंस ऑफ द हाउसिंग पॉकेट. मतलब पैसा DDA अपने पास नहीं रखने वाला है, आपकी RWA को इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. अक्सर आपने ऐसा प्राइवेट डेवलपर्स के यहाँ देखा होगा. प्राइवेट डेवलपर इसे IFMS या IBMS कहते हैं और DDA ने इसका नाम दिया है अपफ्रंट पेमेंट एज कॉर्पस फंड. फिर यहाँ पर प्राइवेट डेवलपर्स की तरह ही यहाँ मेंटेनेंस की बात भी कही हुई है. मंथली मेंटेनेंस चार्जेस अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग हैं. ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ. फॉर रेगुलर डे टू डे रिकरिंग मेंटेनेंस ऑफ द हाउसिंग पॉकेट, अ मिनिमल charge of ₹150 to ₹2.50 per square feet per month on plinth area will be taken by DD as follows. EWS कैटेगरी के लिए 1.50 per square feet है, LIG के लिए 1.75 रुपीज़ और MIG के लिए 2 रुपीज़, HIG के लिए 2.50 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पर मंथ की मेंटेनेंस है. GST will be applicable on above charges. ये जो मंथली चार्जेस हैं will be taken up as a upfront payment of 1 year as a part of the pricing of the flat. अक्सर आपने देखा होगा प्राइवेट डेवलपर की जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो डेवलपर आपसे 1 साल का मेंटेनेंस शुरू में ले लेता है, उसका
डेवलपर की दलील होती है कि जब तक आप यहाँ शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, मान लीजिए आप 1 साल के बाद शिफ्ट हो रहे हैं, तो 1 साल तक इसकी मेंटेनेंस कैसे होगी। तो उस मेंटेनेंस को डीडीए ने भी अपने यहाँ इनकॉर्पोरेट किया है। तो ये मेंटेनेंस का फंड डीडीए के पास चला जाएगा और 1 साल तक आप शिफ्ट नहीं भी होते हैं तो ये मेंटेनेंस आपकी कॉलोनी की इससे होती रहेगी। तो यहाँ प्राइवेट डेवलपर की तरह आपको 1 साल का मेंटेनेंस भी अपफ्रंट देना है, मतलब मंथली नहीं पे करना है, 1 साल का मेंटेनेंस आपको अपफ्रंट देना है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपको प्रॉपर्टी कॉस्ट के साथ पोजीशन के टाइम पे अपफ्रंट जमा करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ जो कॉर्पस फंड है और 1 ईयर का एडवांस मेंटेनेंस, ये दोनों आपको देना है। द इंडिविजुअल फ्लैट ओनर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनल मेंटेनेंस ऑफ देयर फ्लैट आफ्टर दे टेक ओवर पोजीशन। इंटरनल जो मेंटेनेंस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है। डे टू डे मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन एरिया, क्लीननेस of campus, colony, housing pocket, replacement of light fitting in common areas, maintenance and operation of lifts, payment of electricity bill for common area etc. will be the responsibility of concerned RWA। मतलब अब इसे RWA ही रिस्पॉन्सिबल बन के सारे काम करने वाली है। अगला पॉइंट है इसके अंदर, फॉर कॉमन एरियाज विच आर कॉमन टू सेवरल हाउसिंग पॉकेट्स, colonies, the responsibility of maintenance will be with urban body after the area is handed over to the urban body. Till such time that area is handed over to urban body, maintenance will remain with DDA। जब तक अर्बन बॉडी के पास नहीं चले जाता तब तक इसे DDA के पास रहेगा। while handing over, DDA will clearly mark the area to be maintained by the urban body and the area to be maintained by the RWA। तो DDA आपको exactly बता देगा कि ये एरिया आपको मेंटेन करना है एज RWA और ये एरिया अर्बन लोकल बॉडी मेंटेन करेगी। ये आपको हैंडओवर करते टाइम बता दिया जाएगा। मिस रिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, अगर आपने किसी टाइप की कोई गलत जानकारी दी है, रॉन्ग पैन नंबर दिया है, फॉल्स एफिडेविट दिया है, तो अलॉटमेंट एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट और कैंसिल दोनों हो सकती है। पोजीशन ऑफ फ्लैट्स, the allotee shall be entitled to take possession only after he/she has paid all the dues and completed all the requisite formalities and furnished, executed all the required document mentioned in the scheme brochure, the demand cum allotment letter। मतलब सब चीज़ें कंप्लीट होने के बाद ही आप पोजीशन के लिए एलिजिबल होते हैं। पोजीशन लेटर विल बी इशूड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली and the allotee has to upload self-attested copies of requisite documents। जो requisite documents हैं आपको उसकी कॉपी ऑनलाइन सबमिट करानी होगी। After issuance of possession letter, allotee has to take physical possession। In case allotee has deposited the full price but has not submitted the requisite documents, formalities within 3 months from the date of payment of full price, applicable watch and ward charges will be levied upon him/her for the period delayed beyond 3 months and up to the month in which the complete documents are submitted or formalities are completed। कन्वेंस डीड के बारे में, द कन्वेंस डीड जो कि फ्री होल्ड डीड है, papers will be issued online after receiving a request by allotee after taking over physical possession of the flat। The allotee may reserve a date of execution of conveyance deed online। The expenditure on e-stamping and other expenses on account of registration of conveyance deed etc. in this regard shall be borne by the allotee। मतलब डेट आपको ऑनलाइन ही लेनी है, उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके हैं, जैसा अक्सर प्राइवेट डेवलपर में होता है वैसे यहाँ पर है। यहाँ प्लस पॉइंट ये है कि आपको डेट लेने के लिए पहले प्राइवेट डेवलपर के चक्कर काटने पड़ते थे, यहाँ डीडी आपको ऑनलाइन ही सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। और allotee shall not बी एंटाइटल्ड टू ट्रांसफ़र, ये आप क्लियर समझ लीजिए, ट्रांसफ़र को लेके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। allotee shall not be entitled to transfer or otherwise part with the possession of the whole or any part of the flat before execution of conveyance deed। यहाँ ट्रांसफ़र नहीं है before execution of conveyance deed। In the event of sale transfer being made without execution and registration of conveyance deed, such sale transfer shall not be recognized by the DDA and the allotment of such flat will be cancelled। DDA बिल्कुल इसको मानने वाला नहीं है। अक्सर लोग GPA VPA पे प्रॉपर्टी बेच देते हैं। अगर DDA की जानकारी में चीज़ आ जाती है तो DDA ऐसे अलॉटमेंट को जो DDA के द्वारा हुई है उसे कैंसिल भी कर सकता है। द कन्वेंस डीड in the prescribed format transferring to the title
of the flat shall be executed in the favor of original allottee only after taking over physical possession of the flat. Date of execution of conveyance deed will be reserved by allottee through online mode only. ठीक है, ये तो मैं पहले भी आपको बता दिया. In the event of death, conveyance deed shall be executed in favor of legal heirs. EWS category. Since the number of concession are being offered under EWS category while working the price of the flat, the allottees of EWS category flat would not be permitted to sell, transfer, otherwise part with the possession of the flat in any manner of the period of 5 years from the date of taking over of physical possession of the flat. EWS कैटेगरी में चूँकि यहाँ कंसेशंस मिले हुए हैं EWS प्राइस को फाइनल करते टाइम, इसीलिए पोजीशन के 5 साल तक इसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. आपको ये चीज़ पहले समझने की ज़रूरत है. यहाँ इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर्स का स्कोप कम कर दिया. अगर आप प्रॉपर्टी वाकई में अपने लिए लेना चाहते हैं तो यहाँ स्कोप है, नहीं तो मुझे लगता है इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर्स सिर्फ पूरी पेमेंट अगर रखते हैं तो ही प्रॉपर्टी को बाय करें. स्टेटस ऑफ अलॉटी, ये फ्री होल्ड बेसिस पे अलॉटमेंट है, तो ठीक है, ये क्लियर है. इंस्पेक्शन ऑफ फ्लैट आप साइट पे जाके कर सकते हैं. 10 से 6 का टाइम है और 7 दिन ये सैम्पल फ्लैट खुले हुए हैं. सैम्पल फ्लैट की डिटेल आपको मैं अब बता देता हूँ कहाँ कहाँ सैम्पल फ्लैट है जो कि आप जाके देख सकते हैं. नरेला सेक्टर A1 से A4 HIG फ्लैट जो कि 208 नंबर है ब्लॉक G पॉकेट 4 के अंदर, और 202 नंबर है ब्लॉक E पॉकेट 7 के अंदर. MIG कैटेगरी है यहाँ पर 202 ब्लॉक A पॉकेट 4, 202 ब्लॉक A पॉकेट 7. EWS कैटेगरी के लिए 109 ब्लॉक H पॉकेट 4, 101 ब्लॉक F पॉकेट 7. यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो नोडल ऑफिसर है, मिस्टर उमेश कुमार हैं और उनका नंबर है 9149351699. नरेला में G2 G6 यहाँ पर LIG EWS कैटेगरी के फ्लैट हैं जो LIG C09 पॉकेट 1 और LIG में A28 पॉकेट 4, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं. और EWS कैटेगरी के E101 पॉकेट 1 और EWS के E101 पॉकेट 4. यहाँ पर मिस्टर नीतीश कुमार जिनका नंबर है 9999289930 और मिस्टर विवेक कुमार सिंह जिनका नंबर है 7091403047. ये नोडल ऑफिसर्स हैं. इनके द्वारा आप इस एरिया में जाके प्रॉपर्टी जो सैंपल है उसको आप देख सकते हैं. नरेला सेक्टर G7 LIG फ्लैट नंबर 8 ब्लॉक F पॉकेट 6, EWS फ्लैट नंबर 3 ब्लॉक E1 पॉकेट 6. यहाँ अरुण कुमार मिलेंगे हमें और 7042938029 नंबर है, और मिस्टर हितेश खत्री जिनका नंबर है 9968444405. द्वारका सेक्टर 14 के अंदर LIG और EWS कैटेगरी के सैंपल हैं B308 मिस्टर धीरज कादियान 9310735453 नंबर है, और EWS G101 भी है यहाँ पे आपको आशा जी भी मिलेंगी 7985822238 नंबर है इनका. द्वारका सेक्टर 19B में अगर आप जा रहे हैं तो EWS के लिए L201 सैंपल फ्लैट का एड्रेस है, और यहाँ पर आपको मिस्टर अफजल हुसैन जो कि 8875044794 नंबर है, और मिस्टर अरविंद कुमार राय जिनका नंबर है 6204039380. और लोक नायकपुरम में अगर आप जा रहे हैं तो EWS के लिए आपका सैम्पल फ्लैट का एड्रेस है H1/12 और EWS के लिए ही फ्लैट नंबर 3 ब्लॉक E1 पॉकेट 6. यहाँ मिस्टर अनुराग यादव मिलेंगे 8960908231 इनका टेलीफोन नंबर है. और डेडिकेटेड कॉल सेंटर्स हैं जो कि आपके जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए है. आप कॉल सेंटर में फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं. प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए दिव्यांग के लिए स्पेशल कंडीशंस दी गई है कैश डाउन और हायर परचेज की, वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा. कुछ अदर कंडीशंस हैं जैसे डीडी के पास रिजर्व है राइट कि वो किसी भी कंडीशंस को अल्टर कर सकता है. एनी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लॉजेज ऑफ द स्कीम ब्राउचर ये सब जनरली प्राइवेट डेवलपर के होते थे, अब डीडी के भी होने लगे हैं. मतलब सब राइट्स जो क्लोनाइजर हैं उसी के पास हैं. राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ फ्लैट ऑन ऑफर अंडर द स्कीम. फिर अलॉटमेंट शैल बी on the terms and condition contained in the brochure, demand cum allotment letter and the TDA management and disposal of housing estate regulation 1968. dispute जो है वो jurisdiction of court/consumer court at Delhi/New Delhi
और जो कॉरस्पॉन्डेंस आपको करना है वो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, फाइल नंबर एटसेट्रा देना है। और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है डिप्टी डायरेक्टर कंसर्न डी ब्लॉक विकास सदन DDA न्यू दिल्ली होगा। और अगर कोई ग्रीवियंसेस हैं तो उसकी भी डिटेल वाइस चेयरमैन का यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। ये आपको ब्राउशर के अंदर सारी डिटेल मिल जाएगी। तो ये जानकारी थी टर्म्स एंड कंडीशन की। अगर आप DDA में फ्लैट लेने जा रहे हैं तो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पता होने चाहिए थे। मैंने कोशिश की आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके टर्म्स एंड कंडीशंस में सारी क्लियर कर दूं। अगर तब भी कोई डाउट है तो DDA के कॉल सेंटर में फ़ोन करके आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं नीचे DDA के कॉल सेंटर का नंबर भी मेंशन कर रहा हूँ, आप ज़रूर फ़ोन करके अपने डाउट्स वहाँ क्लियर कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, क्योंकि अब मैं आपको द्वारका के रेट्स, कहाँ कौन कौन से फ्लैट्स निकले हुए हैं और उनके क्या क्या रेट्स हैं, और साथ में लोकनायकपुरम और नरेला, इन तीनों के भी देने वाला हूँ। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास एक्सक्लूसिवली पहुँच जाएगी। मेरी कोशिश है कि प्रॉपर्टी बाय करने से पहले आपको प्रॉपर्टी की सारी इन्फॉर्मेशन हो, कहीं आप ठगा हुआ महसूस ना करें, किसी के बहकावे में आके कहीं एडिशनल पेमेंट देके आप कोई प्रॉपर्टी ना ले लें, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट वे में काम हो रहा है और यहाँ क्लैरिटी के साथ आप ऑनलाइन सारे इन्फॉर्मेशन ले भी सकते हैं और इसे भर भी सकते हैं। आपको किसी दलाल के पास फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहीं विदाई लेता हूँ और अगले वीडियो में फिर से बाकी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको कमेंट की है उसको लेकर मैं फिर हाजिर होता हूँ। नमस्कार एंड जय हिंद।